अब पहले आप मुझे ये बताइए, एब्जॉर्प्शन से पहली चीज दिमाग में क्या आती है कि ये एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, यानी कि इस स्पेक्ट्रम मतलब बैंड, इस बैंड में हम किसके बारे में बात करने वाले होंगे जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कह रहे हैं? सर ब्लैक कलर। नहीं, ब्लैक कलर नहीं पूछ रहा मैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब आप क्या लेके चल रहे हो, पहले तो ये बताओ। सर जो अपने अंदर ले लेता है, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्प्शन ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब कर ही रहा होगा, यस भैया। है ना। और जनरली क्या एब्जॉर्ब करता है कोई भी, हम जो ये स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं, हम इस स्पेक्ट्रम में बेसिकली क्या करते हैं, हम कोई भी एक मीडियम ले लेते हैं, कोई भी एक एटम ले लेते हैं, कोई एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, कोई एक केमिकल सब्सटेंस ले लेते हैं, और उस केमिकल सब्सटेंस में हम एनर्जी को पास करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी को पास करते हैं। और उस एनर्जी को पास करने के बाद उस मीडियम में से जब लाइट होकर गुजरती है तो उस लाइट को हम प्रिज्म में से पास करते हैं। ठीक है, जब आप प्रिज्म में से उस लाइट को पास करते हो तो अब वो एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है। जो स्पेक्ट्रम आपका बन के सामने आपके आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहा हम लोगों ने? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब बनेगा? इसको ऐसे समझिएगा, देखो आपने सबसे पहले एक सोर्स ले ली, लाइट की सोर्स। ये एक लाइट की सोर्स है जो हर रेडिएशन की लाइट अपने में से एमिट कर रही है। ओके, अब ये लाइट की सोर्स आपने कोशिश किया कि इसमें से खाली एक ही वेवलेंथ की लाइट आगे जाए, मोनोक्रोमैटिक कर दिया या फिर सिंगल डायरेक्शन से कर दिया। हमने एक मीडियम लिया, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ले ली जिसमें आपने नमक वाले पानी की सॉल्यूशन भर दी, NaCl की सॉल्यूशन भर दी। अब जैसे ही ये रे इसके अंदर से पास होगी तो ऑब्वियस ही बात है इसकी एनर्जी, जो जो लाइट है, इस लाइट की अपनी कोई वेवलेंथ होगी, हाँ या ना? होगी या नहीं होगी? जल्दी बोलो। अरे वेवलेंथ मतलब इस लाइट की अपनी कोई एनर्जी होगी या नहीं होगी बच्चों? क्या इस लाइट की अपनी एनर्जी होगी? प्लीज लेट मी नो। यस सर। होगी। यस सर। अब NaCl हम कह रहे हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? एनर्जी को, कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एब्जॉर्ब कोई भी चीज एनर्जी को लेके करता क्या है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पार्टिकल करता क्या है? आप मुझे बताओ। सर यूज कर लेता है। बहुत बढ़िया, यूज कर लेता है। और यूज किस चीज में करेगा? यूज किस चीज में करेगा? देखो NaCl की अगर हम बात करें बारीकी से अगर समझें तो Na+Cl- से जुड़ा हुआ है। तो जब आप इसे एनर्जी दे रहे हो, अभी इसके अंदर ना हल्की हल्की वाइब्रेशंस है, इसके अंदर Na+ और Cl- में हल्की हल्की वाइब्रेशंस है, क्योंकि बॉन्डिंग ही तो है, एक बॉन्ड ही तो है। लेकिन जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो आप मुझे बताओ किसके चांसेस बढ़ जाएंगे? वाइब्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। यस सर। आया ना? ये जो वाइब्रेशन है ये किस फॉर्म में बाहर निकलेगी? रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकलेगी। निकलेगी या नहीं निकलेगी? जल्दी बोलो। यस सर। यानी कि Yes. अब जो यहाँ से सॉल्यूशन से बाहर निकल रही है रेडिएशन, वो रेडिएशन है जो पहली रेडिएशन कौन सी थी? लाइट की, जिसे किसने एब्जॉर्ब कर लिया? NaCl ने। एब्जॉर्ब करने के बाद NaCl के जो पार्टिकल्स थे ये वाइब्रेट करने शुरू हुए, और जब वो वाइब्रेट करने शुरू हुए उन्होंने अपने में से रेडिएशंस एमिट करनी शुरू कर दी। अब जब ये रेडिएशंस आगे पहुंची तो हमने क्या किया? इसको पास कर दिया एक प्रिज्म में से। क्या पास कर दिया? एक प्रिज्म में से इसको आपने पास कर दिया। जैसे ही आपने इसको प्रिज्म में से पास किया, ये जो आपकी लाइट थी ये जाके डिवाइड हो गई। आप मान लीजिए जो लाइट वाइब्रेट हो रही थी ये व्हाइट लाइट थी, जो डिवाइड हो गई किसके अंदर? 7 कलर्स में। किसमें डिवाइड हो गई? 7 कलर्स में, रॉयक वेव या फिर विबग्योर। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब मेरा क्वेश्चन है कि हमने कल पढ़ा था कि ये जितना भी स्पेक्ट्रम है जो आपको दिख रहा है ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है नहीं होता? जल्दी बोलो। यस सर। Yes. लेकिन 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 अब बहुत ध्यान समझने वाली बात है, मैं आपको दिखाता हूं एक डायग्राम के हेल्प से
कि जो येलो है ना, येलो रीजन, इसमें आपको ऐसी, हालांकि ब्लैक लाइंस होती हैं, मैंने ग्रीन ड्रॉ कर दी, आपको येलो पोर्शन में ऐसी 3-3 ब्लैक लाइंस भी दिखाई दी। यानी जहां पे येलो कलर था हमारा, जिस रीजन में येलो कलर था, उस पर्टिकुलर रीजन में हमें कलर के साथ साथ क्या दिखाई दी? ब्लैक कलर की लाइंस दिखाई दी। और ब्लैक कलर की लाइंस तो ऑब्वियस ही बात है क्या शो करता है? डिसकंटिन्यूटी। आया ना? यस सर। ब्लैक कलर की लाइंस क्या शो करता है बच्चों? डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस आएगा, ये स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस क्यों हो गया? लाइट भी सीधी जा रही थी, लाइट बाहर भी निकलती हुई दिखाई दे रही है, कि ऐसा हुआ क्या कि जो लाइट है ये कंटिन्यूअस होने की बजाय एक पर्टिकुलर पोर्शन में लाइट में लाइंस बन गई, डिसकंटिन्यूटी आ गई। क्या कारण रहा होगा, सोच के बताओ। और कारण मैं बता चुका हूं आप लोगों को। सर NaCl। वेरी गुड, NaCl। NaCl ने इस लाइट में से, एज्यूम कर लो कि मेरे मान लीजिए घर के अंदर 7 बच्चे हैं, एज्यूम कर लेते हो मेरे 7 बच्चे हैं, ऐसा मान लो मेरे 7 बच्चे हैं, और मैंने अपने घर में जो केयर टेकर है, मैं बाहर रहता हूं, मैंने केयर टेकर को बोल दिया कि आप जो है 7,000 रुपए पॉकेट मनी में भेज रहा हूं, ये मेरे बच्चों को भेज देना, ठीक है ना, उनमें बांट देना। ये बड़ा बेटा था, ये उससे थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, और ये सबसे छोटा वाला जो था, तो इन सबको तो 1,000 मिल गए, ठीक है। लेकिन जो छोटा वाला था उसको उसने कितने पकड़ा दिए? 700 पकड़ा दिए। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैंने 7,000 रुपए पूरे नहीं दिए थे? दिए थे तो बताओ बच्चों को पूरे 7,000 क्यों नहीं मिले? सर, क्योंकि आपकी वर्कर ने रख लिए 300 रुपये। वेरी गुड। वर्कर ने अपनी जेब में एब्जॉर्ब कर लिए रेडिएशन के हिस्से को, और जो आगे रेडिएशन एमिट करी, उस रेडिएशन में वो गैप दिखाई दिया। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें किसी एक सोर्स से लाइट एमिट होती है, एक सॉल्यूशन में वो लाइट एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो रेडिएशन एमिट हो रही है, उसे आप जब स्टडी करते हैं तो आप फाइंड आउट करते हैं कि उस रेडिएशन के अंदर there is some time gap, there are some lines being formed, and these lines confirms that a certain amount of energy is being absorbed by the source. such spectrum जो अब बन रहा है तो ये भी विबग्योर, लेकिन क्या ये विबग्योर कंटिन्यूअस है? जल्दी बोलो, क्या ये विबग्योर कंटिन्यूअस है? नो, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। It is a spectrum which is not continuous because of the formation of different lines within the yellow region, and these lines are being formed due to absorption of a certain portion of energy from the source by the solution we have taken. मेरी बात समझ आ रही है? कितने लोगों को ये पूरा कंसेप्ट समझ आ गया? जल्दी बोलो, प्लीज रेज योर हैंड if this concept is clear to you. Quickly raise your hand. Again. जल्दी से हाथ खड़ा करें पहले जिन बच्चों को समझ आ गया। अवनी, इज इट क्लियर? अंजलि, इज इट क्लियर? Yes, भैया. प्लीज रेज योर हैंड। रोशनी, दीपांशु, भैया, I have not understood it properly. कहाँ पर अटक गए? वहां बताओ मुझे, जहां अटके वहां से बताओ। अंजलि, कुछ आइडिया मिला बेटा? अंजलि चौहान, Yes. आप बताओ। रोशनी, कहाँ पर आप अटक गए? जल्दी बताओ। दीपांशु, आप भी कहाँ पर अटके? जल्दी बोलिए। भैया, मुझे स्टार्टिंग का समझ नहीं आया. स्टार्टिंग में कुछ नहीं है बेटा। स्टार्टिंग में एक सोर्स है लाइट की, जिससे हमने एक पर्टिकुलर एक सिलेंड्रिकल बॉडी ले ली, जिसमें NaCl सॉल्यूशन डाल दिया। ये सोर्स ऑफ लाइट जिसकी अपनी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ थी, एक पर्टिकुलर एनर्जी थी, मान लो 1000 जूल एनर्जी थी, वो 1000 जूल एनर्जी मैंने पास करी इस सॉल्यूशन में से। इस सॉल्यूशन ने उसमें से मान लो 200 जूल एब्जॉर्ब कर ली, आगे नहीं जाने दी, तो यहाँ पर क्या पास हो रही है? 800 जूल। ये 800 जूल जो है हमारी, जब आगे स्कैटर हुई तो इसने बनाया तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लेकिन बीच में आपको गैप्स दिखाई दिए, लाइंस बनती हुई दिखाई दी। वो लाइंस क्या कंफर्म कर रही हैं? अदरवाइज तो स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए था? कंटिन्यूअस।
but the spectrum is not being formed continuous, rather it is a line spectrum, and line shows discontinuity, and this discontinuity was majorly due to the absorption of certain portion of light by the solution that we have taken in the cylindrical tube. रोशनी बात समझ आ गई? रोशनी बात समझ आ गई? Yes, भैया. ठीक है, दीपांशु क्लियर है? आगे बढ़ो. Yes sir, clear. एक्सक्यूज मी सर, ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये सिर्फ येलो पोर्शन में नहीं, ये बाकी सारे कलर्स के बीच में भी दिखाई दी है ना? नहीं, ये सिर्फ येलो में ही दिखाई दी. अब मेरा सर क्वेश्चन ऐसा है, क्यों? ऐसा क्यों? असल में क्या होता है, हम जब बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, ये सिर्फ ये एग्जांपल लिया है मैंने, और इस एग्जांपल में स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि येलो कलर में बना. कारण क्या है कि जो लाइट की वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर रही है, वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है. पर्टिकुलर रेंज मतलब मान लो जो स्पेक्ट्रम है आपका वो है 4 × 10⁻⁻7 से लेकर 7.5 से इंटू 10⁻⁻7. जो NaCl सॉल्यूशन है वो 5.5 × 10⁻⁻7 तक लाइट को एब्जॉर्ब करेगा. मेरी बात समझ आ रही है बेटे? तो 4 से ऊपर की रेंज में जो भी कलर दिखाई देगा और 5.5 तक की कलर में रेंज में जो भी कलर आपको होगा वहां पे आपको ये ब्लैक लाइंस दिखाई देंगी. मेरी बात समझ आ रही है? जिस रेंज की वेवलेंथ ये सॉल्यूशन शो करेगा उन सभी कलर्स में ऐसी आपको लाइंस दिखाई देंगी. अगर मान लो मैं रेंज कम कर देता, मान लो इसकी जो NaCl की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है वो है 4.5 × 10⁻⁷, और वायलेट की जो रेंज होती है वो होती है 4 × 10⁻⁷ से, इंडिगो की होती है 5 × 10⁻⁷. तो आप मुझे बताओ कौन सा कलर, आप कौन से कलर के बीच में आपको लाइंस दिखाई देती? सर इंडिगो. इंडिगो में आपको लाइंस दिखाई नहीं देती. बताओ किस में दिखाई देती? आपको वायलेट में लाइंस दिखाई देती, क्योंकि इंडिगो की रेंज ही कितने से शुरू हो रही है? जल्दी बोलो. इंडिगो की रेंज किससे शुरू हो रही है? 5 से. और आप कितनी एब्जॉर्ब कर सकते हो? 4.5 × 10⁻⁷. तो जब आपको लाइन में, स्पेक्ट्रम में लाइंस दिखाई देंगी वो किस में दिखाई देंगी इस बार? वायलेट कलर में दिखाई देंगी. बेटे बात समझ आ गई? Yes, भैया. ठीक है जी. अब हुआ क्या, ये जो सारी कहानी हम पढ़ रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसको हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम भी कह रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी कह रहे हैं, असल में ये सारी जानकारी लेने की हमें जरूरत क्या पड़ी? ये इसलिए जानकारी लेने की जरूरत पड़ी कि हमने हर एक एलिमेंट को स्पेसिफिकली हाइड्रोजन की जब बात करते हैं तो पहले हमने शुरुआत हाइड्रोजन से ही की थी, जिसको हम लोग यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी कहते हैं. यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. व्हाट इज यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को आप लोग यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के नाम से जानते हैं. ओके, तो हमने सबसे पहले जो स्पेक्ट्रम स्टडी किया ना, वो स्टडी किया इन फॉर्म ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और इसीलिए लिया हाइड्रोजन को. एक तो छोटा सा जो है एटम है, इसके अंदर डिस्टरबेंस करने के लिए या फिर रोकने के लिए आपकी एनर्जी को ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है. जो भी असर होगा, जो भी प्रिसाइसनेस होगी, जो भी ऑब्जर्वेशन होगी वो क्लियर होगी, इसीलिए हाइड्रोजन को लिया गया. तो पहले हाइड्रोजन के एटम में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दे देकर अलग अलग तरीके से इसके स्पेक्ट्रम बनवाए. क्या बनवाए? इसके स्पेक्ट्रम. इसी स्पेक्ट्रम को, क्योंकि हमने हाइड्रोजन गैस को लिया क्या था, आप लोग ध्यान में बताया तो पूरी बात आपको. इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को एक बड़ी सी सिलेंड्रिकल ट्यूब में ले लिया. किसमें ले लिया? हाइड्रोजन गैस को एक बड़ी सी ट्यूब में, जिस ट्यूब के अंदर प्रेशर बहुत कम कर दिया, लो प्रेशर क्रिएट कर दिया, और लो प्रेशर क्रिएट करने के साथ साथ इसमें उन्होंने हाई वोल्टेज करंट पास किया. आपने ये एक्सपेरिमेंट पहले भी पढ़ा है कहीं पे, बताओ कहां पर? जल्दी बोलो, कहां पढ़ा था आप लोगों ने ये स्पेक्ट्रम? अरे ये रेडिएशन, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भूल गए? एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट. तो क्या हुआ, आपने जब करंट पास किया तो जो H2 गैस है, उस H2 गैस के एटम्स जो हैं, उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, उन्होंने क्या किया? H2 गैस के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई. एनर्जी मिल गई, हाँ या ना? Yes, सर. एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ऑब्वियस सी बात है. मैं एनर्जी यूज करूंगा, और जब मैं एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगा तो मैं तो खूब नाचूंगा, कूद कूद के नाचूंगा. एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई, होना भी चाहिए ना.
पार्टिकल्स पहले तो थोड़ी छोटी जगह पे वाइब्रेट कर रहे थे, जब एनर्जी मिल जाएगी तो क्या करेंगे, ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? जितनी तेजी से वाइब्रेट करेंगे ऑब्वियस सी बात है उतनी ही तेजी से अपने में से क्या रेडिएट करेंगे, एनर्जी। बहुत बढ़िया, कितने लोग को ये बात समझ आ रही है? आगे और जहां जहां पर भी और जब जब भी रेडिएशन निकलेगी, क्या निकलेगी, रेडिएशन, उसको हम स्टडी कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। रेडिएशन को हम किस फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन से बनने वाले, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक यानी कि यूनिइलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज को जब स्टडी किया गया तो हमारे स्पेक्ट्रम बने बहुत सारे एमिशन के टाइप, एमिशन स्पेक्ट्रम के बहुत सारे टाइप बने, जिसको हम लोग बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमने अलग अलग तरीके से स्टडी किया, अलग अलग लेवल ऑफ रेडिएशंस के हिसाब से, अलग अलग लेवल ऑफ एनर्जीज के हिसाब से, जिसको नाम दिया गया एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आई वुड लाइक टू नो, क्या आप लोगों को इसकी रूपरेखा समझ आ गई? यस सर। सभी को समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मोनिका, कृषांश, समझ नहीं आया? कृषांश बेटे, आ गया सर। चलो गुड। अगर ये समझ आ गया तो इसके आगे की कहानी अब आपको समझाता हूँ। इसे समझाने से पहले मैं आप लोग को एक हिंट दूंगा, क्योंकि एक निमोनिक्स है, निमोनिक्स होता है याद करने की ट्रिक, और ये ट्रिक आपने याद कर ली तो आपको स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस करने पे, न्यूमेरिकल्स करने में आपको आसानी होगी। और ट्रिक है, हालांकि बुक्स में 5 तक है लेकिन मैं आपको 6 तक सिखाऊंगा आपको। आप इसे याद कीजिएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ले भूखे पंडित भर पेट हलवे से। क्या कहा मैंने? ले भूखे पंडित भर पेट हलवे से। किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचानी, लेकिन एक निमोनिक्स है याद करने का तरीका। ले भूखे पंडित भर पेट हलवे से। अब जो ये ले है, ले स्टैंड्स फॉर, एल का मतलब होता है लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज? लाइमन सीरीज। ले का मतलब, भूखे में ब होता है, ब, वैसे तो भूखे होता है लेकिन ब की साउंड दे रहा है, वो होता है बामर सीरीज। ले भूखे, पंडित में प आता है, दैट इज पाश्चन सीरीज। कौन सी सीरीज? पाश्चन सीरीज। ले भूखे पंडित भर, फिर से भ आ गया, अब भर में ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट सीरीज। आप बोलो सर दोनों ही बहा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो पहला बी ए है, अल्फाबेटिकली बी ए पहले आएगा और बी आर बाद में आएगा, तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि पहला वाला जो आएगा, पहला भ बामर के लिए है और दूसरा भ ब्रैकेट के लिए, याद रहेगा। और फिर आता है पेट, पेट का प। अब इसमें भी वही सेम ट्रिक लगा सकते हो, ये पेट का प जो होता है ये होता है पी फंड सीरीज। कौन सी सीरीज? पी फंड सीरीज। पहले एक बार याद कर लेते हैं जल्दी से एक बार, क्या है निमोनिक्स इसका? ले भूखे पंडित भर पेट हलवे से। इसमें ल स्टैंड्स फॉर, जल्दी बोलो, ल स्टैंड्स फॉर लेमन सीरीज। भूखा, जो पहला भूखा है वो भ स्टैंड्स फॉर बामर सीरीज। पंडित का प स्टैंड्स फॉर पाश्चन सीरीज। और फिर भर आ गया दोबारा से, भ इस बार ब्रैकेट सीरीज। और फिर ब्रैकेट के बाद कौन आ गया? पेट का प क्या है? और यहाँ पे एक और सीरीज होती है बच्चों, जो एनसीईआरटी में भी नहीं है और कई बुक्स में भी नहीं है, जिसको ह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री, HUMPHRY, हम्फ्री सीरीज। ठीक है, तो इसीलिए ये निमोनिक्स मैंने लिखवाया है, ले भूखे पंडित भर पेट। ये सारे के सारे जो सीरीज हम लिख रहे हैं ना, ये बेसिकली टाइप ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा है, जो कौन शो करेगा? हाइड्रोजन शो करेगा अलग अलग हालातों में। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस सर। यस सर।
असल में ये जो जितने भी हमने स्पेक्ट्रम लिखे हैं ना, ये स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कैसे किए गए? एमिशन स्पेक्ट्रम में पहली बात तो ये ऑल दीज आर एमिशन स्पेक्ट्रम, ये बात याद रखिएगा। क्या है ये सारे के सारे? सर से कोई सीरीज नहीं है? कौन सी सीरीज बेटे? सर लास्ट का जो से है। नहीं, उससे कुछ नहीं है, बस इतना ही है। वो खाली कंजंक्शन है जोड़ने के लिए, हिंदी में शब्द जोड़ते हैं ना, ऐसी जोड़ने के लिए मैंने वो इस्तेमाल किया। ये जितनी भी सीरीज है ये एमिशन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन की, पहली बात तो याद रखना। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को ये रिप्रेजेंट कर रही है, जितनी भी सीरीज, ठीक है। इन सबको अलग अलग नाम क्यों दिया गया, क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। और ये अलग अलग क्यों रखी गई हैं? पहली बात तो मैंने को बता दिया, हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन होगी क्लियर होगी, ज्यादा वेरिएशन नहीं होगी, ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसीलिए इसको स्टडी करना आसान था, कॉम्प्लेक्स नहीं था, इसीलिए हमने हाइड्रोजन लिया। दूसरी बात, जो भी ये लाइंस बनती हुई दिखाई देंगी आपको, स्पेक्ट्रम बनते हुए दिखाई देंगे, ये स्पेक्ट्रम बेसिकली हाइड्रोजन के अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने पर, क्या कहा मैंने? डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने पर जो ये स्पेक्ट्रम बने हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिट हुई है लाइट, ये उनके नाम है। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफेंट सीरीज और हम्फ्री सीरीज। याद रहेगा? हाँ या ना? यस सर। ओके, मैं अब इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक और क्लियर करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं अब इसको क्लासिफाई कर देता हूँ। यहां लिख दिया मैंने लाइमन, फिर लिख दिया बामर, फिर लिख दिया ब्रैकेट, फिर लिख दिया पीफंड, और फिर लिख दिया, सॉरी, लाइमन, बामर, पाशन, बीच में पाशन भी रहेगा, पाशन, ब्रैकेट, पीफंड, और लास्ट में आ गया आपका हम्फ्री सीरीज। अब जनरली ये जो सीरीज है ना, इसको स्टडी कैसे करते हैं? आज के बाद मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उसको आप समझ लेना। किसी भी चीज के स्पेक्ट्रम बनने के पीछे ना, ये 12th में भी यही सेम रीजन आएगा। आप लोग अब आज सीख लीजिए ये स्पेक्ट्रम वाली बात जो है, और आगे तक इसको इस्तेमाल कीजिएगा। किसी भी पार्टिकल के पीछे, किसी भी पार्टिकल के अंदर स्पेक्ट्रम बनने का कारण क्या होता है? ये मान लीजिए ये आपका एक पार्टिकल है जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, सही है। इस इलेक्ट्रॉन के अंदर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ये दिख रहा है ना आपको? ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाया मैंने, इलेक्ट्रॉन इज विजिबल? यस सर। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर से क्या दे दी बच्चों? एनर्जी दे दी, ठीक है। इसके पास खुद भी कुछ एनर्जी थी E1, आपने इसको एनर्जी दे दी E1, E2 दे दी एनर्जी आपने E1 वाले इलेक्ट्रॉन को। ऑब्वियस ही बात है, इसने क्या किया होगा एनर्जी को? जल्दी बोलो, क्या किया एनर्जी को? एब्जॉर्ब किया। अब जब एब्जॉर्ब हो गई तो इससे रहा नहीं जा रहा, कहता है मेरे पास तो बहुत एनर्जी है। अब जब बहुत एनर्जी है तो ये कूदना शुरू हो गया, और ये कूद के अपनी ग्राउंड स्टेट को, इसको क्या बोलेंगे आज के बाद याद रखना, जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये अपनी ग्राउंड स्टेट से ऐसा कूदा कि ये अपनी एक नई स्टेट पर पहुंच गया, जिसको आपने नाम दिया एक्साइटेड स्टेट। क्या नाम दिया आपने इसको? एक्साइटेड स्टेट। अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर कूदा, एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच गया, और यहाँ पे आके बहुत खुश हो रहा है, याहू याहू गाना गा रहा है। लेकिन आप मुझे बताओ, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचा कैसे था? जल्दी बोलो। एनर्जी एब्जॉर्ब करके। एनर्जी एब्जॉर्ब करके। और एनर्जी तो लगातार जब ये ऊपर पहुंचेगा और चिल्ला रहा है, नाच रहा है, डांस कर रहा है, तो एनर्जी रेडिएट भी कर रहा है,
कर रहा है या नहीं कर रहा? यस सर। यस। और अगर ये अपने में से एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अब उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है जो चाहिए यहाँ बने रहने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है? एम आई क्लियर? क्या इसके पास अब उतनी एनर्जी है कि यहाँ पर रुक सके? नो सर। तो लौट के बुद्धू घर को आए। घर को आया। अब ये बुद्धू वापस घर आ रहा है। जब ये बुद्धू वापस घर आ रहा है तो जो बचा कुचा भी एनर्जी था वो भी इसने क्या कर दिया? एमिट। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? ये जो रेडिएशन ये एमिट कर रहा है इसी को तो हम स्टडी कर रहे हैं। हम दो जगह पे इस स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहे हैं। एक तब जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से कहाँ जा रहा था? एक्साइटेड स्टेट। उस दौरान भी अपने में से एनर्जी निकाल रहा था। और दूसरी कब? जब ये एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा है ये तब भी एनर्जी बाहर निकाल रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? तो जब मैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जा रहा था और एनर्जी एमिट कर रहा था तो मैं कौन से स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं? सोचो ध्यान से। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पहुंच रहा हूं तो मैंने क्या किया होगा? एब्जॉर्प्शन। वेरी गुड। एनर्जी एब्जॉर्ब करी ना, एक्स्ट्रा एनर्जी है मेरे पास, एक्स्ट्रा एनर्जी है। एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से कहां पहुंच रहा हूं? एक्साइटेड स्टेट में। थोड़ी थोड़ी रेडिएशन उसमें से उस दौरान निकल रही है मेरे अंदर से। और जो यहाँ पे मैं वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा हूँ उस दौरान सारी की सारी बची हुई एनर्जी अपने में से बाहर निकाल दी ताकि मैं कहाँ आ जाऊं? ग्राउंड स्टेट पर वापस आ जाऊं। इस दौरान जो स्पेक्ट्रम बना रहा हूं मैं कौन सा स्पेक्ट्रम बना रहा हूँ? एमिशन स्पेक्ट्रम। कितने लोगों को ये पूरी बात समझ आ गई? प्लीज लेट मी नो। आगे सर। प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को ये पूरा कंसेप्ट समझ आ गया मेरा वाला। जल्दी। जिनको नहीं आया उनसे पूछूंगा दोबारा कि क्यों नहीं आया। ये क्लियर है सभी को? वेरी गुड। रियली हैप्पी कि समझ आ गया सर। अब यही कहानी आप लोगों ने आगे इस्तेमाल करनी है। ठीक है? जो लाइमन सीरीज है, अब मैं इनको ना डायग्राम समझाता हूं। ये अलग अलग मैं ग्राउंड स्टेट्स दिखा रहा हूं, बेसिकली लेवल्स, शेल्स। ये N1 1 है, ये N1 2 है, ये N1 3 है, ये N1 4 है, ये N1 5 है, ये N1 6 है। इसको और एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। क्या हुआ? स्पेस में ये चर्चा हो गई कि अर्थ पर कुछ आप में से बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग जो हैं जिनको भगवान ने बहुत दिमाग दिया हुआ है वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर वासु रहता है, ठीक है, यहाँ पर प्रतीक रहता है, यहाँ पर कृषांश रहता है, यहाँ पर X Y Z रहते हैं, ठीक है। यहाँ मान लो कोई हम में से कोई रहता है, ठीक है। अब एलियंस को धीरे धीरे आपके दिमाग के अंदर सारा डेटा फीड जो है वो लेना है, इसलिए धीरे धीरे आपको वहां से वो उठाएंगे। सही है? आप मुझे बताओ सबसे पहले सबसे जल्दी किसको एलियंस आसानी से उठा के ले जाएंगे? वासु को। वासु को। वासु कहाँ पर है? टॉप फ्लोर पे बैठा हुआ, छत पे वेट ही कर रहा है कि एलियंस आए और मुझे ले जाए, ठीक है। तो ये वासु का ग्राउंड स्टेट था, कौन सा? 6। N1 = 6। और ये कहां पर ले गए? इसे इंफिनिटी तक ले गए। कहां तक ले गए? इंफिनिटी तक। ये भी हो सकता है कि ये बहुत ऊंची हाइट पे ना हो, ताजमहल पर बैठे हो सारे के सारे एलियंस, ये ताजमहल से खींच रहे हो उसको वासु को, तो ताजमहल भी एक हाइट हो जाएगी लेस देन इंफिनिटी। तो वासु की उस समय एक्साइटेड स्टेट क्या होती? ताजमहल। अभी मैं क्या मान रहा हूँ कि कहां तक ले जा सकते हैं वासु को? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये वासु को ले जा सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब क्या हुआ? वासु के बारे में किसी को पता नहीं चला कि वासु ऐसे ऐसे, वासु को एलियंस अपने साथ ले गए हैं उसके दिमाग का डेटा निकालने के लिए। क्यों? जब वासु का दिमाग का डेटा आया तो वापस एलियंस ने वासु को इसकी छत पर छोड़ दिया। वासु को नीचे जाने की जरूरत थोड़ी है, कहीं किसी को दिखेगा भी नहीं वासु की कुछ हुआ है।
वासु एलियन से मिल भी आया, डेटा दे भी आया, और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सेकंड केस, अब इस केस में इस पर्सन को, जो कि प्रतीक है, प्रतीक को इन एलियंस ने इवेड करना है, बाहर ले जाना है। तो उस केस में एक केस तो ये है कि प्रतीक वासु से मिलने आया, यानी कि यहां से यहां आया, और यहाँ पे देखा अरे वासु कैसे टंगा हुआ हवा के अंदर, पता चला वो देख रहा था, इतने में एलियंस ने इसे भी खींच लिया, ये भी पहुंच गया ऊपर एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर इसके दो स्टेप बने। पहला क्या, यहां से छत पर आया और छत से एलियन शिप पर पहुंच गया, सही है। तो इसकी दो स्टेट्स दिखाई दे रही हैं आपको। तो इसका मतलब n1, इसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो अगर n1 इज इक्वल्स टू 5 है, तो बताओ इसकी अगली स्टेट क्या क्या हो सकती है। n is equal to 6 और फिर infinity। वेरी गुड, n इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9, 10 टिल कहां तक, इन्फिनिटी तक। कितने लोगों को बात समझ आ गई। यहाँ तो छत ही नहीं है इसके ऊपर, इसलिए मैंने 5 के बाद 6 बोला और 6 के बाद सीधा इन्फिनिटी बोला। अदरवाइज जितनी भी आपकी स्टोरीज होती, आप 5 वाले 6 से 7, 7 से 8 भी जा सकते थे, या डायरेक्टली भी ये अपना सर खिड़की से बाहर निकालता और एलियंस डायरेक्टली से खींच लेते खिड़की से। तो ये सारे के सारे प्रोबेबल चांसेस हैं जिस दौरान रेडिएशंस निकलेंगी। 5 से डायरेक्टली इंफिनिटी, या 5 से 6 गए तब रेडिएशन निकली, और फिर 6 से इंफिनिटी गया तब रेडिएशन निकली। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, केसेस समझ पा रहे हो? आर यू एबल टू कोरिलेट? जल्दी बोलो। यस सर। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड। अभी 2 बच्चों को, एक बच्चे को समझ नहीं आई, अवनी बत्रा को। अवनी क्या इशू आया बता बेटा। सर मुझे समझ नहीं आया ये। समझ नहीं आ रहा। अवनी तुम डीपीएस से पढ़ती हो बेटा? हाँ जी। यहाँ से डीपीएस कैसे पहुंचती हो? डायरेक्ट बस में बैठती हो, अपने स्टॉप से डायरेक्ट डीपीएस पहुंच जाती हो, राइट? हाँ। अब क्या हुआ, डीपीएस वालों ने एक फेस्ट रखा और फेस्ट में सबको पासेस दे दिए। आप फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम लोग सारे के सारे जो है फेस्ट में चलेंगे मस्ती करने के लिए। आप अपने घर से पहले, आप मान लो आप रहती हैं नेहरू नगर, आपका एक फ्रेंड रहता है कवि नगर, एक फ्रेंड रहता है राजनगर, और फिर आपने स्कूल जाना था, आप गाड़ी में बैठी, ठीक है। एक तरीका था तो आप सीधा डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाती, स्कूल पहुंच जाती। उस दौरान जर्नी के दौरान रेडिएशंस एमिट और एब्जॉर्ब हो रही हैं, एक स्पेक्ट्रम बना आपका। एक तरीका आपने कहा मैं काम करती हूँ, अपने कम से कम कविनगर वाले फ्रेंड को ले लेती हूँ, फिर स्कूल निकल जाऊंगी। आप कविनगर पहुंची, इस दौरान रेडिएशन एमिट करी आपने, फिर कविनगर वाले फ्रेंड के साथ दोनों बैठे और फिर गाड़ी में रेडिएशन एमिट करते हुए कहाँ पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए। सेकेंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम बना दिया आपने। थर्ड टाइप ऑफ लाइंस आपने कब बनाई? आपने कहा पहले मैं अपने कविनगर वाले फ्रेंड को लूंगी, उसके बाद में अपने राजनगर वाले फ्रेंड को लूंगी, और उसके बाद हम लोग सारे के सारे मिलकर कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे। तीनों केसेस में एनर्जी का लॉस क्या सेम है या अलग अलग है? बोल बेटा, जल्दी बोलो बच्चे। आपने सर सेम। एनर्जी का टोटल अमाउंट सेम है, लेकिन एनर्जी का लॉस करने का तरीका अलग अलग है, हाँ या ना? सर क्यों? क्या बात करी? पहले वाले केस में आपकी एनर्जी डायरेक्ट स्कूल जाने में इस्तेमाल हुई, बीच में कहीं पे इन्वेस्ट नहीं हो रही एनर्जी आपकी, तो जो भी ओवरऑल लॉस हो रहा है वो डायरेक्ट जर्नी का इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे है। सेकंड केस में आपने कहा जर्नी को थोड़ा सा लेस हेक्टिक करने के लिए उतना ही पेट्रोल खर्च होना आपकी गाड़ी का, आप कविनगर गए, कविनगर से होते हुए आपने अपने स्कूल के लिए निकल गए। तो मान लो पहले कविनगर तक आपका 100 का पेट्रोल खर्च हुआ, फिर आगे कविनगर से डीपीएस का आपका 200 का खर्च हो गया। आपके घर से डायरेक्टली कितना, 300 रुपए था। लेकिन यहाँ पे दोनों केसेस में आपने एक वेरिएशन देखी, आपने एक जगह पे स्टॉप ले लिया। स्टॉप लिया तो स्पेक्ट्रम में एक लाइन क्रिएट हो गई, एक डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो गई, हाँ या ना? क्यों बेटा? हाँ जी, ओके। तो आप मुझे बताओ स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस रहेगा या फिर उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी आने की वजह से लाइंस बननी शुरू हो जाएंगी? मेरी बात समझ आ गई बेटे? ओके, हाँ जी आ गई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी बच्चों को ये कहानी समझ आ गई? यस सर। यस सर। अंजलि चौहान, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब जरा बस इसी सारी कहानी को मैं यहाँ पे थोड़ा समराइज करता हूँ, क्योंकि कहानी आपको ओवरऑल क्लियर हो ही गई है। लाइमन सीरीज में
N1 की वैल्यू, ये लाइमन है, ये लाइमन सीरीज, ये बामर सीरीज है, ये पाश्चन सीरीज है, ये ब्रैकेट सीरीज है, ये पीफंड सीरीज है, और ये आपकी हम्फ्री सीरीज है। ठीक है, तो लाइमन सीरीज में N1 की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, ग्राउंड स्टेट कौन है उसकी, N1 इज इक्वल्स टू 1। तो बताओ N2 स्टेट यानी कि एक्साइटेड स्टेट क्या क्या है इसकी, इट कैन बी 2, 3, 4, 5, 6 और इंफिनिटी। मतलब ये भी हो सकता है कि लाइमन में बैठा हुआ बंदा, उसको भी अगर एलियंस ने इवेड करना है तो वो सबको बता के जा रहा है, ऊपर जा रहा भाई साहब मैं जा रहा हूँ, मुझे एलियंस लेने जा रहे हैं, फिर ऊपर जा रहा भाई साहब मैं जा रहा हूँ, मुझे एलियंस लेने जा रहे हैं, 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 ओ एलियंस मुझे ले गए। एक तरीका ये है, एक तरीका इन दोनों से मेरी बातचीत नहीं होती, चौथे वाले घर में होती है, भाई साहब मेरे को एलियंस लेने जा रहे हैं, और फिर मैं यहाँ से ऊपर चला गया। आप समझ पा रहे हो मैथ्स के हिसाब से कितनी प्रोबेबिलिटीज दिख रही हैं आपको, हाँ या ना? सर बहुत सारे। यस सर। बहुत सारी आपकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज बन गई, सर इनफाइनाइट बन गई। इनफाइनाइट नहीं होती हैं, फाइनाइट होती हैं, मगर बहुत सारी आपकी प्रोबेबिलिटीज बन गई, यानी कि आपके नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनने के चांसेस उतने ज्यादा बनते चले गए। इन स्पेक्ट्रम को जो इस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, जिसके अंदर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में वेरिएशन आ रही है, इस दौरान जो रेडिएशन का अमाउंट बाहर निकल रहा है और जो वो स्पेक्ट्रम बना रहा है, वो स्पेक्ट्रम की लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंट एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो बताओ बामर के लिए ग्राउंड स्टेट क्या है? बामर n is equal to 2। वेरी गुड, इसका मतलब बामर सीरीज के लिए n is equals to 1 नहीं हो सकता। बामर सीरीज का ग्राउंड स्टेट n is equal to 1, यानी कि आप नीचे से ऊपर तो जा सकते हो, अपने से नीचे नहीं जा सकते, यानी n1 is equals to 1, इससे नीचे नहीं जा पाएगा। n1 is equals to 2 चाहकर भी अपनी ग्राउंड स्टेट से नीचे नहीं आ पाएगा, ऊपर जरूर चला जाएगा। वैसे भी ना इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा ना एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, क्यों? यस सर। तो इसके लिए बताओ एक्साइटेड स्टेट क्या हो गई? 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 एंड डॉट। बताओ पाश्चन के लिए क्या हो गई? 4, 5, 6 4, 5, 6 3 infinity। से शुरू हुआ 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट पे आ जाओ, 4 पे शुरू हुआ 5, 6 डॉट 5, डॉट डॉट, 6 infinity। पी फंड 5 पे शुरू हुआ 6, 7 डॉट डॉट डॉट, ये 6 से शुरू हुआ, ये 7, 8 डॉट डॉट डॉट। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? आ गई सर। ये n नंबर ऑफ शेल है। ये शेल, हाँ, जिस शेल से आप उठे, जिस शेल से आप गए, जिस पर्टिकुलर डिस्क्रीट ऑर्बिटल से आप उठे, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये n की वैल्यू। समझ आ रही बेटा? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके, अब ये जो लाइंस बन रही हैं, ये जो एमिशन जो स्पेक्ट्रम बन रहे हैं, क्या ये स्पेक्ट्रम को हम देख सकते हैं? क्या इनमें से किसी भी स्पेक्ट्रम में, ये स्पेक्ट्रम 1, ये स्पेक्ट्रम 2, ये स्पेक्ट्रम 3, ये स्पेक्ट्रम 4, ये स्पेक्ट्रम 5, ये स्पेक्ट्रम 6, क्या इनमें से मैं किसी भी स्पेक्ट्रम को देख सकता हूँ, या कौन सा स्पेक्ट्रम कौन से टाइप की रेडिएशन को बिलोंग करता है? इसका कोई तरीका है? हाँ, इसका भी एक निमोनिक्स है, याद कर लो, थोड़ा फनी है। हमारे एक सर हुआ करते थे, उनकी जब नई नई शादी हुई तो हमने उनके ऊपर ये बनाया था। निमोनिक्स क्या है? दिस इज लव बीवी। क्या कहा मैंने? लव बीवी, बस याद कर लो, बीवी मतलब वाइफ, लव बीवी। तो लव बीवी के अंदर L स्टैंड्स फॉर, जल्दी बोलो, L स्टैंड्स फॉर, जल्दी बोलिए। लाइमन। लाइमन सीरीज। और यूवी आप समझ ही गए कौन हो गई? अल्ट्रावायलेट। वायलेट। सही है। तो जब लाइमन सीरीज Yes, की sir. बात कर रहे हैं तो इसका स्पेक्ट्रम कौन सा होगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। मेरी बात समझ आ गई? आया ना? सर। बीवी में बी कौन है? बामर सीरीज। और वी स्टैंड्स फॉर विजिबल। बहुत बढ़िया, कितने लोगों को ये पूरी कहानी समझ आ गई? आ गई सर। और इसके 60% बाद दोनों के जितने लिए भी है वो सारे के सारे इंफ्रारेड है। क्या है? इंफ्रारेड। और ना मजेदारी बात ये है, छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे यूपीटीयू, पीटीयू और एसआरएम, इन सभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, विच स्पेक्ट्रम, विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम वुड कॉरस्पॉन्ड टू बामर रीजन, विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम कॉरस्पॉन्ड टू विजिबल रीजन। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे
एग्जाम में पूछे जाते हैं। कर पाओगे निमोनिक्स से, याद हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. सभी को क्लियर हुई है कहानी? Yes, sir. Please let me know, is the mnemonics and the other concepts clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी हैंड रेस करिए इस चीज Yes, के लिए, sir. आगे बढ़े फिर। गुड, समझ आ गया सभी बच्चों। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर ये समझ आ गया तो इसके आगे की कहानी, अब थोड़ा सा हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन बिल्ड होना शुरू हो गया। ठीक है, अब न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे बिल्ड होगा ये समझ लीजिएगा। एक साइंटिस्ट हुए रिडबर्ग, जिनके नाम से रिडबर्ग कांस्टेंट भी बना। इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला कि अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एनर्जी को, कि कोई इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है तो उस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है, और कितनी एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी लाइट एमिट हो रही है, क्या हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसका तरीका है, पहली मैं आपको बात बता दूं, एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी एमिट, ये नोट की फॉर्म में लिख लेना। एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी एमिट ये सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन के लिए ये बताना जरूरी होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एनर्जी एमिट। ठीक है, क्या मतलब, अगर मान लो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसको मैं प्लस से डिनोट कर रहा हूं, तो एनर्जी एमिट हो रही है, इसको मैं माइनस से डिनोट करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक प्रोसेस प्लस है तो ऑटोमेटिकली उसकी रिवर्स प्रोसेस क्या हो जाएगी? माइनस। तो अगर आप ये जो फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसमें आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? एनर्जी क्या हो रही है? एमिट हो रही है। ठीक है, और एनर्जी जनरली कहां से कहां एमिट होती है? जल्दी बोलो। ज्यादा एनर्जी एमिट कब हो रही होती है? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा होता है कि एनर्जी एमिट कर रहा होता है? Ground state से Excited to ground. एक्साइटेड टू ग्राउंड, एक्साइटेड टू ग्राउंड आते हुए एनर्जी ज्यादा एमिट होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और बताओ, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाएगा तो एनर्जी क्या करके जाएगा? Absorb. absorb. और जब एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो एनर्जी का अमाउंट बढ़ेगा या घटेगा? बड़े. कितने लोगों को ये साइन कन्वेंशन समझ आ गया? आगे सर। आगे sir. ओके, अब सबसे पहले इन भाई साहब ने एक फॉर्मूला निकाला, वो मैं फॉर्मूला को क्लियर करता हूँ। कोई नई चीज नहीं है, ये एक्चुअली आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी कहीं कहीं पढ़ा हुआ था। इन्होंने कहा न्यू बार। न्यू बार क्या होता है आप जानते हो? वेव नंबर को बोलते हैं। व्हाट इज न्यू बार? वेव नंबर। एंड व्हाट इज वेव नंबर? आप जानते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। न्यू बार इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये जो नए बच्चे हैं वो सुन लीजिए, पुराने बच्चों को पता है। न्यू बार क्या होता है बच्चों? वेव नंबर। एंड व्हाट इज वेव नंबर? इट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो इन भाई साहब ने कहा न्यू बार इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट जिसको नाम दिया गया आर, और कह रहा आर टाइम्स 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यानी कि हम किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली मल्टीप्लाई करके रिडबर्ग कांस्टेंट को, रिडबर्ग नंबर को, किससे? उसके शेल्स के, उसके ऑर्बिट्स के, उसके ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के डिफरेंसेस के स्क्वायर के डिफरेंसेस से मल्टीप्लाई करके। जैसे अगर मैं कह रहा हूं बामर सीरीज, कौन सी सीरीज? बामर सीरीज। बामर सीरीज में मैंने कहा फर्स्ट ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? फर्स्ट ट्रांजिशन। तो बामर सीरीज की फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए बताओ n1 की वैल्यू क्या होगी और n2 की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज n1? n1 होगा 2. वेरी गुड। व्हाट इज n2? और n2 कितना हो जाएगा? 3 4 5 तक। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आगे आगे मैं ये कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एज अ क्वेश्चन, एज अ एग्जामिनर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो आपको कहा गया वेव नंबर निकाल दो। तो वेव नंबर इज इक्वल्स टू आर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? n1 जहां से चले और n2 जहां तक चले। बताओ कहां से चले? जल्दी बोलो, कहां से चले? 2 से चले और कहां तक पहुंचे? 3 तक पहुंचे। मेरी बात समझ आ रही? सर n2 गिवन होगा मैं? हाँ, n2 गिवन होगा ना? n2 बोल दिया उसने। कौन सी सीरीज? देखो क्या, ध्यान से पढ़ो क्या बोला उसने।
फर्स्ट ट्रांजिशन यानी कि जस्ट नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव की बात हो रही होती है, ठीक है। अब आर की वैल्यू फिक्स है, आर की वैल्यू क्या होती है 109, कई बुक्स में 678 लिखा हुआ है, जनरली ये 109677 होता है, ठीक है। यूनिट होती है इसकी सेंटीमीटर इनवर्स, लिखना चाहो तो 109677 आर की वैल्यू है, इनटू ये हो गया 1/4, ये हो गया हमारा 1/9, और 1/4 और 1/9 का एलसीएम कितना होता है 36, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 4 और ये हो गया 109677। आप लोग बात समझो, आंसर किस में आने वाला, पॉजिटिव आने वाला या नेगेटिव आने वाला? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और आना भी चाहिए था, नहीं आना चाहिए? जल्दी बताओ। यस जल्दी सर, बोलो, क्योंकि आंसर उसमें सर आंसर नेक्स्ट उस पे गया था वो लेवल पे। बात समझ आ रही है? लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब। क्या, ये तो मैंने बोला आपको कि हम 2 से 3 पे जा रहे हैं, ये तो मैंने बोला आपको स्पेसिफिकली। अगर आप में से कोई बच्चा N1 को 3 ले लेता और N2 को 2 लेता तो गलत नहीं होता, बिल्कुल गलत नहीं होता, क्योंकि हमसे उसने एनर्जी निकालने के लिए कहा, लेकिन एनर्जी कौन सी निकालने के लिए कहा ये बिल्कुल नहीं कहा उसने। एनर्जी फर्स्ट ट्रांजिशन में जहां स्टेशनरी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड जाने में इन्वॉल्व हो रही है, वहीं तो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए भी तो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। उसने हमें कहा एनर्जी निकाल दो, तो N1 3 N2 2 लेते तो बताओ फर्क क्या आता इस केस में? माइनस नेगेटिव आती। बहुत बढ़िया, उस केस में हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। और नेगेटिव साइन बस खाली क्या, नेगेटिव साइन खाली क्या शो कर रहा होता, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन किस चीज का? एमिशन स्पेक्ट्रम होता बहुत बढ़िया, एमिशन स्पेक्ट्रम तो रहता ही वो, लेकिन हम क्या बोलते हैं इस केस में, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कितने लोगों को मेरी दोनों बातें समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड। क्योंकि अगर आपने आज समझ के समझो आपने गंगा नहा ली, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिकी पार्ट था, जो आप समझ गए तो समझो आप आने वाले सारे क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दोगे। अंजलि चौहान एंड रोशनी कुमार, इट इज नॉट क्लियर टू यू बेटे? Yes, sir. Please explain again. ओके, कहाँ पे अटक गए अंजलि ये बताओ। सर पहला वाला पार्ट मुझे समझ आ गया, वो जो आपने बताया अगर हम 3 और 2 लेते वहां से प्लीज दोबारा। तो आंसर क्या आता बेटा मैथ्स के हिसाब से? कैलकुलेशन करती तो आंसर क्या आता? हाँ सर, नेगेटिव आता। नेगेटिव आता, तो मैंने क्या कहा, दोनों ही केस में यू हैव कैलकुलेटेड वेव नंबर, और वेव नंबर बेसिकली वेव नंबर से हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं, मैं सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं एनर्जी। तो यहाँ पे प्लस और माइनस की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है कि एक केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो एक केस में आपकी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, बस इतनी ही इंपॉर्टेंस है, याद रहेगा। यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? समझ आ गया? जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, यस सर। समझ आ जाएगा आप लोग। यस सर। एक क्वेश्चन कर लो सभी लोग। वो कह रहा है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी and what are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n is equals to 5 to n is equals to 2 state इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, 5 से लेकर 2 के बीच में ट्रांजिशन करनी है, इसकी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेवलेंथ निकालनी है। 1 मिनट आपको दिया, फिर मैं करवाऊंगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे किया आप लोगों ने। सर हो गया। आप लोगों ने किया होगा सिंपली न्यू बार इज इक्वल्स टू 109677 ब्रैकेट में 1/5 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। कितने लोगों ने यही किया पहले न्यू बार निकालने के लिए? ये क्या है सर? सर ये यहां से आपने न्यू बार निकाल लिया होगा, मान लो कुछ न्यू बार की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा क्या? -23.03। आपसे पूछा क्या उसने? वेवलेंथ कितनी आ रही है बेटे प्रतीक? -23.03। चलो इतना मान लेते हैं, न्यू बार की वैल्यू आ गई -23.03। माइनस खाली कन्वेंशन है, डोंट टेक वेवलेंथ, कभी नेगेटिव नहीं लेंगे हम लोग। माइनस प्लस खाली शो करने के लिए कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अब
वेव नंबर से हम जानते हैं, फॉर्मूला लिखा था अभी थोड़ी देर पहले मैंने, वेव नंबर इज इक्वल टू कितना होता है 1/wavelength 1 लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 1 वेव नंबर। 1/wave number तो रेसिप्रोकल कर दूं क्या निकल के आ जाएगा wavelength कितने, इसको बोलते हैं लैम्डा इज नोन एज वेवलेंथ। कितने लोगों को ये कहानी समझ आ गई कि वेवलेंथ कैसे निकलेगा? सर आ गई। और जिनको वेवलेंथ निकालनी आती है वो एक फॉर्मूला और लर्न कर ले, खासकर नए बच्चे। C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। एंड व्हाट इज C? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जिसकी एक फिक्स वैल्यू है, कितनी होती है 3 × 10⁸। लैम्डा आप निकाल ही चुके हो। लैम्डा क्या होती है? वेवलेंथ। ठीक है, तो लैम्डा आप निकाल चुके हो, वेवलेंथ आपको चल गई पता, लैम्डा यानी वेवलेंथ आप निकाल चुके हो क्वेश्चन के अंदर से। सी आपको पता है क्या, यहाँ से न्यू निकाल सकते हो। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू बोलते हैं सिंबल की तरीके से, न्यू 69.09 और ये हो गया आपका लैम्डा। क्या हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से? प्लीज लेट मी नो, जितने बच्चे जुड़े हैं प्लीज आंसर। क्या आप इसका लैम्डा और इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर पाएंगे? प्लीज रेज योर हैंड। यस सर हो गया। Excuse me, sir. हाँ सर बोलिए। R की वैल्यू 109 के बाद आपने कॉमा लगाया? 61 एक्चुअली मिलियन सिस्टम है ना, 1096777। हाँ सर। सर तो मेरा तो ये आंसर नहीं आ रहा। कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन इज एंटायरली बेस्ड ऑन योर, ये आपका पार्ट है, ये आपके डिस्क्रिप्शन में छोड़ा। कंसेप्ट समझ आया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ सर। आपका आ रहा होगा 23032.2, राइट? यस सर। उसने 109.677 ले लिया होगा प्रतीक ने। प्रतीक वो पॉइंट नहीं है, 109.677 अरे 23032.2 राइट, 23032.2 पूरी वैल्यू थी। दिव्य, अवनी, मोनिका, नितिन, प्रतीक, वासु, क्या ये समझ आया? जल्दी यस सर। एवरीबॉडी प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। जल्दी से हाथ खड़ा करें जिनको समझ आ गया। कौन रह गया इसमें अभी जो समझ नहीं आया? अंजलि को डाउट था, हो गया क्लियर। दीपांशु क्लियर हो गया सभी को? यस सर। वेरी गुड। तो अगर ये समझ आ गया तो समझो कि आपने गंगा नहा ली है। कल का जो हमारा क्लास होगा, कल इसके आगे आपको और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स कराऊंगा। इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा और पढ़कर थॉरोली आप लोग साथ साथ रिवीजन भी करिए। ये जो